सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति तेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों की चल रही है फार्मास्यूटिक्स की लेक्चर सीरीज, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो कि है सस्पेंशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सस्पेंशंस डोजेज फॉर्म कौन सा है। तो सस्पेंशंस जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट या बेसिक क्वेश्चन जो आता है सस्पेंशंस के बारे में वो आता है कि कौन से डोजेज फॉर्म है। तो सस्पेंशन जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। अब डेफिनेशन से थॉरोली जाने से पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। सस्पेंशन क्या होता है, एक डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन मतलब जिसमें कि आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में, या फिर आप कह सकते हो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये जो है सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड मीडियम में। अब आप बोलोगे कि सॉल्यूशन भी तो ऐसा ही होता है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये इसमें सॉल्यूबलाइज नहीं होते हैं, ये इसमें सस्पेंडेड होते हैं, या फिर दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो होता है कि डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये इस लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स या फिर सस्पेंडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेंट। मतलब एक सहायक की हेल्प से ये जो है पार्टिकल्स डिस्पर्ज या सस्पेंडेड होते हैं। ये जो एजेंट है इसको हम कहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, तो सस्पेंशन की अगर हम कॉमन में डेफिनेशन पढ़ें तो सस्पेंशन क्या हो गया, एक कोर्स डिस्पर्जन हो गया जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड रहते हैं लिक्विड मीडियम में विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये होता है आपका इंटरनल फेज। ठीक है, और ये जो आपका लिक्विड होता है ये होता है आपका एक्सटर्नल फेज। हमेशा इंटरनल फेज की क्वांटिटी कम होती है, एक्सटर्नल फेज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल फेज जो है एक्सटर्नल में सस्पेंडेड रहता है, डिस्पर्स्ड रहता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है कि अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज अ कोर्स डिस्पर्शन। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या है, कोर्स डिस्पर्शन है जिसमें कि आपका इंटरनल फेज जो है डिस्पर्स्ड रहता है यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली किसमें डिस्पर्स्ड रहता है, एक्सटर्नल फेज में। ये जो इंटरनल फेज होता है या होता है आपका इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूबल होंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल फेज जो होता है आपके इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो आपका एक्सटर्नल फेज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फेज जो होता है यानी कि आपका सस्पेंडिंग मीडियम जिसको कि आप डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हो, ये जो एक्सटर्नल फेज होता है ये एक्वस भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑयली भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आप नॉन ओरल प्रिपरेशंस बना रहे होते हो तो नॉन ओरल प्रिपरेशंस के लिए एक्सटर्नल फेज जो है ऑर्गेनिक या फिर ऑयली लिक्विड ही लिया जाता है। अब सस्पेंडिंग एजेंट क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रिपरेशन यानी कि सस्पेंशन में ऐड किया जाता है ताकि आपके जो इंसॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहें। ठीक है, अब आपने एक मीडियम लिया, ठीक है, लिक्विड लिया, उसमें सॉलिड डाल दिया, अब उसमें सॉल्यूबल भी नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, अजीब सा मिक्सचर हो जाएगा। अब वो सॉलिड पार्टिकल्स उस लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहे तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, इसके लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि कुछ सस्पेंशन है वो स्टेबल बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो सस्पेंशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन जनरल क्लासेस। अगर जनरल बेसिस पे अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की तो ओरल सस्पेंशन होते हैं, मतलब जिनको ओरल कैविटी से लिया जाता है। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन होते हैं, मीन्स ऐसे सस्पेंशन जिसको कि हम एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करते हैं। थर्ड होते हैं पेरेंट्रल सस्पेंशन यानी कि जिनको कि इंजेक्टेबल्स के थ्रू दिया जाता है। सेकेंड कैटेगरी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की जो कि बेस्ड है प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स की। आपका जो सस्पेंशन है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका प्रपोर्शन क्या है। अगर उसका प्रपोर्शन जो है 2 से लेकर 10% तक का है तो उसे हम डाइल्यूट सस्पेंशन कहते हैं। अगर आपके सस्पेंशन में 50% सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो उसको हम कंसेंट्रेटेड सस्पेंशन बोलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड, मीन्स जो आप सॉलिड यूज कर रहे हो, सॉलिड पार्टिकल्स यूज कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर कैसा है। अगर वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन भी होता है, डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन भी होता है।
अगर हम बात करते हैं साइज पे, जो हम सॉलिड पार्टिकल्स यूज करें उसकी साइज के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं, तो अगर आपके सॉलिड पार्टिकल्स का साइज 1 माइक्रोन से कम है तो उनको हम कोलाइडल सस्पेंशन कहते हैं। 1 माइक्रोन से ज्यादा है तो उसको हम कोर्स सस्पेंशन कहते हैं। अगर 10 नैनोग्राम या उससे कम है तो उससे हम नैनो सस्पेंशन कहते हैं। ये साइज आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से एक एमसीक्यू या एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि सॉलिड पार्टिकल्स की साइज के अकॉर्डिंग सस्पेंशन का नाम क्या है। तो कोलॉइडल सस्पेंशन होते हैं, कोर्स सस्पेंशन होते हैं, नैनो सस्पेंशन होते हैं। क्यों बनाए हम सस्पेंशन की जरूरत क्या है? अगर हमारे पास और इतने सारे डोजेज फॉर्म है तो सस्पेंशन की क्या जरूरत है, क्या एडवांटेजेस है? तो पहला एडवांटेज ये है सस्पेंशन का कि जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं वो आपकी ड्रग्स की केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई ड्रग है वो किसी सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं बन पा रही है, कैप्सूल फॉर्म में नहीं बन पा रही है, इमल्शन में नहीं बन पा रही है, तो अगर आप उसको सस्पेंशन के फॉर्म में बनाते हो तो उसकी केमिकल स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि प्रोकेन ड्रग हो गई, प्रोकेन का ज़्यादातर सस्पेंशन बनाया जाता है। पेनिसिलिन जी हो गई, पेनिसिलिन जी का भी ज़्यादातर सस्पेंशन बनाया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है सस्पेंशन का कि हमारी ड्रग्स की जो केमिकल स्टेबिलिटी है जो दूसरे डोजेज फॉर्म में इतनी अच्छी नहीं है वो सस्पेंशन के फॉर्म में अच्छी उभर के आती है। दूसरा ये है कि जब हम सस्पेंशन फॉर्म में ड्रग को यूज़ करते हैं तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि आपकी ड्रग की कितनी मात्रा ब्लड में पहुंची। आपने अगर कोई डोजेज फॉर्म लिया तो उसमें जो ड्रग है वो ड्रग कितनी आपके ब्लड में पहुंची उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जितनी ज़्यादा ड्रग आपकी ब्लड में पहुंचेगी उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट आएगा। तो अगर हम ड्रग्स को सस्पेंशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म्स। अगर हम बायो अवेलेबिलिटी देखें तो बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है आपके सॉल्यूशंस की, उसके बाद होती है सस्पेंशंस की। सॉलिड डोजेज फॉर्म बाद में आता है, पहले बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की। लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी किसकी? सॉल्यूशन की, फिर सस्पेंशन की, फिर होती है कैप्सूल्स की, फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स की, और उससे भी कम होती है कोटेड टैबलेट्स की। तो अगर आपको जल्दी इफेक्ट चाहिए, ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप किस पे जाते हो? आप लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में जाते हो। थर्ड एडवांटेज क्या है सस्पेंशंस का? कि ड्यूरेशन और ऑनसेट ऑफ एक्शन हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें कितने समय में देखना है, कितने समय में ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। जैसे कि प्रोटामाइन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है सस्पेंशन का कि अगर आपकी कोई अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट की ड्रग है, अगर आपकी कोई ड्रग है उसका टेस्ट बहुत बिटर है, अनप्लीजेंट है, तो आप उसका टैबलेट कैप्सूल नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हो? आप उसका सस्पेंशन बना सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। जैसे कि क्लोरमफेनिकॉल हो गया, क्लोरमफेनिकॉल का ज़्यादातर सस्पेंशन बनाया जाता है ताकि उसके अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट को दूर किया जा सके। लेकिन सस्पेंशन अगर इतने सारे एडवांटेजेस देता है तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं सस्पेंशंस के। जैसा कि वो फिजिकली स्टेबल नहीं होता, हमें सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन फिर भी कई बार वो अनस्टेबिलिटी शो करता है। सेडिमेंटेशन की दिक्कत आती है, मीन्स हमने जो सॉलिड पार्टिकल्स यूज किए हैं, सस्पेंडेड किए हैं, कुछ समय के बाद स्टोरेज करने के बाद क्या होता है? वो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है, कॉम्पैक्शन हो जाता है। मतलब ये जो नीचे पार्टिकल्स जमा हुए एक केक फॉर्म कर लेते हैं, कई बार इतने हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं कि इनको शेक करने से, रीडिस्पर्स करने से भी वापस सस्पेंडेड नहीं हो पाते हैं। तो ये फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं सस्पेंशन में। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत बल्की होता है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हैंडलिंग के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर आपका कंटेनर टूट फूट गया तो पूरा फैल जाता है। ठीक है, हैंडल इसको आसानी से करना पड़ता है, इसको फॉर्मुलेट करना भी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मुलेशन है डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी शो करता है। सस्पेंडिंग एजेंट्स आपको बहुत अच्छे से चूज़ करने पड़ते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड्स आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको अच्छे से चूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसका जो फॉर्मुलेशन होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इससे आपको यूनिफॉर्म और एक्यूरेट डोज नहीं मिल सकता, जब क्योंकि सस्पेंशन जो है यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। आपका यूनिट डोजेज फॉर्म कौन है? टैबलेट है, कैप्सूल है। सस्पेंशन तो लिक्विड है, आप उसको चम्मच से लोगे, इंजेक्टेबल से लोगे तो वो यूनिट डोजेज फॉर्म कहलाएगा कि हाँ इतना डोज देना है। लेकिन सस्पेंशन का बहुत कम बार ऐसा होता है कि उसका डोज जो है यूनिफॉर्म और एक्यूरेट होता है, जब तक कि वो यूनिट डोजेज फॉर्म में पैक करके नहीं मिलता।
अब डिजायर्ड फीचर्स यानी कि एक आइडियल सस्पेंशन, ठीक है, एक आइडियल सस्पेंशन कैसा होना चाहिए? एक आइडियल सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल ना हो। अगर हमने उसको सस्पेंडेड रखा है तो सस्पेंडेड ही रहे, ना कि नीचे जमा हो जाए। तो एक आइडियल सस्पेंशन कैसा होना चाहिए? जिसमें कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल ना हो। अगर सेडिमेंट हो भी रहा है तो हम उसको अगर शेक करें तो वापस रीसस्पेंडेड हो जाए, ठीक है। पहला तो सेटल होना ही नहीं चाहिए, सेडिमेंटेशन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर सेडिमेंटेशन हो भी रहा है तो हम अगर उसको ज़रा सा भी शेक करें, थोड़ा सा शेक करें, तो वो वापस रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए। आपका जो सस्पेंशन है वो इजी टू पोर होना चाहिए, मतलब बहती हुई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा वाटरी, और कोई ग्रिटीनेस तो उसमें होनी नहीं चाहिए। ग्रिटीनेस मतलब जैसे मिट्टी जैसी रहती है ना, कंकरता रहती है। जैसे आपने मार्केट में क्रीम्स देखी होंगी, लोशंस देखे होंगे, सस्पेंशन देखे होंगे कि वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। तो वही होते हैं, कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट ना होना मीन्स ग्रिटनेस ना होना। तो आपके जो भी सस्पेंशन है इजी टू पोर होनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की उसमें ग्रिटीनेस नहीं होनी चाहिए। वो अच्छे ओडर वाले होने चाहिए, उनका कलर भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो ओरल में है यूज़ के लिए तो उसकी पैलेटेबिलिटी यानी कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर वो पैलेटेबल नहीं होगा, अच्छे टेस्ट का नहीं होगा, तो पेशेंट्स वो सस्पेंशन नहीं लेंगे। अगर आपके सस्पेंशन जो है अपने पेरेंटल यूज़ के लिए बना है तो अच्छी सिरिंजेबिलिटी के होने चाहिए। इट मीन्स अगर उसको सिरिंज से देना है तो सिरिंज में आने चाहिए, कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आपका सस्पेंशन पेरेंटल यूज़ के लिए है तो सिरिंजेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका सस्पेंशन तीनों तरह से फिजिकली, केमिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर आपने सस्पेंशन पेरेंटल यूज़ के लिए बनाया है, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन बनाया है, ऑप्थेल्मिक मतलब आईज के लिए बनाया है, तो दोनों तरह के सस्पेंशन जो है स्टेरिलाइजेबल होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्रल्स डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। तो वो पेरेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसमें किसी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो होते हैं डायरेक्टली आई में आप इंस्टिल करते हो, तो उसमें भी किसी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक दोनों तरह के सस्पेंशन जो है स्टेरिलाइजेबल होने चाहिए, जिनको कि आप स्टेरिलाइज कर सको, कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हटा सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस की। तो अगर हम पार्टिकल्स के नेचर या डिस्पर्स्ड पार्टिकल के बेसिस पे बात करें तो सस्पेंशन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, एक होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसको आप नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन भी कहते हो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपका जो सस्पेंशन होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं किसमें? लिक्विड मीडियम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑन स्टोरेज ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है नीचे सेडिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो सेडिमेंट बना रहे हैं ये वीक सेडिमेंटेशन है, इट मीन्स आप जब इसको शेक करोगे तो ये पार्टिकल्स जो है रीडिस्पर्स हो जाएंगे, वापस पहले जैसे सस्पेंशन के फॉर्म में आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। लेकिन अगर ये जो सेडिमेंटेशन है हार्ड केक बना लेते हैं, रीडिस्पर्स करने के बाद भी वापस पहले जैसे सस्पेंशन के फॉर्म में सस्पेंडेड नहीं होते हैं, तो उनको हम कहते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। यही हम यहाँ पे देखते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ऐसे सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल्स जो है वीकली बॉन्डेड रहते हैं, सेटल तो हो जाते हैं लेकिन केक नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जब हम इसको जरा सा एजिटेट या फिर शेक करते हैं तो इजीली रीसस्पेंडेड हो जाते हैं। आप ऐसे डिफरेंस याद रखो, फ्लॉक्यूलेटेड मतलब जिसमें हार्ड केक नहीं बनेगा, डीफ्लॉक्यूलेटेड मतलब जिसमें हार्ड केक बन जाएगा, शेकिंग के बाद भी सस्पेंशन पहले जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन मतलब ऐसे सस्पेंशन जिसमें कि पार्टिकल्स सेटल धीरे धीरे होते हैं और सेडिमेंटेशन बना लेते हैं, नीचे जाके सेडिमेंट बना लेते हैं जो कि इकट्ठा होने के बाद हार्ड केक बन जाता है, ठीक है। अब ये जो हार्ड केक बन गया इसको रीसस्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है, कई बार इम्पॉसिबल होता है। तो डिफरेंस क्या हो गया फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हार्ड केक नहीं बनता, रीडिस्पर्स करने से वापस पहले जैसा सस्पेंशन हो जाता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में हार्ड केक बन जाता है, शेकिंग करने के बाद भी सस्पेंशन पहले जैसा नहीं बनता। सस्पेंशन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी
कैसी होती है, एक स्टेबल सस्पेंशन जो है रीडिस्पर्स हो जाता है जब तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। जब तक उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, अगर उसमें सेडिमेंटेशन हो भी जाएगा तो अगर आप उसको शेक करोगे तो वापस वो रीडिस्पर्स हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो एक स्टेबल सस्पेंशन है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेबल सस्पेंशन जो होते हैं वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन ही होते हैं। इट मीन्स अगर आप शेक करोगे, लूज केक बन गया है और आप शेक करोगे तो वो वापस रीडिस्पर्स हो जाएगा। इट मीन्स उसमें बॉन्ड्स बने हुए हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स के, वो लूज केक के फॉर्म में है, इतने ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस को स्टेबल सस्पेंशंस कहा जाता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस में हार्ड केक बन जाता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो नहीं करते। बात करें अगर हम सस्पेंशंस की पैकिंग की, तो सस्पेंशंस को हम पैक करते हैं नैरो माउथ स्क्रू कैप्ड कलर लेस प्लेन बॉटल में। नैरो माउथ मतलब जिसका मुंह छोटा होता है, स्क्रू मतलब जिसमें स्क्रू लगा होता है, कलर लेस प्लेन बॉटल होती है, ठीक है। अब सस्पेंशंस जो कि बहुत थिक होते हैं उसको हम वाइड माउथ कंटेनर में भरते हैं, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम है तो उसको नैरो माउथ कंटेनर्स में फिल करते हैं। अगर सस्पेंशंस बहुत थिक हैं तो उसको वाइड माउथ यानी कि चौड़े माउथ वाले कंटेनर्स में फिल करते हैं। सस्पेंशंस को हमेशा कूल प्लेस में, ठंडी जगह में ही स्टोर करते हैं, ये इसकी स्टोरेज कंडीशंस होती हैं। अब सस्पेंशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम फॉर्मुलेशन देखें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो होता है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल किस में यूज होता है, कौन सी प्रिपरेशंस में यूज होता है। तो स्ट्रक्चरल व्हीकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्पेंशंस का। अगर आपको स्टेबल सस्पेंशन बनाना है तो ये जो टर्म है स्ट्रक्चर व्हीकल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मुलेशन व्यू से भी, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से भी। स्ट्रक्चर व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल जिसमें कि आपकी प्रिपरेशन की विस्कोसिटी जो है स्टैटिक कंडीशन में रहती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है ये फॉल्स बॉडी की तरह बिहेव करता है, जो कि पार्टिकल्स को पूरी तरह से सस्पेंडेड रखता है, ठीक है। आपके जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में स्टेबल रहें, सस्पेंडेड रहें, उसका काम कौन करता है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो ये नाम आपको याद रखना है। दूसरे और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, तो उसको हम टेबुलेटेड फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे मेन यूज होती है हमारा एपीआई यानी कि हमारा ड्रग। बिना किसी ड्रग के डोजेज फॉर्म नहीं होता, तो एपीआई सबसे पहला यूज होता है, यानी कि हमारा एक्टिव ड्रग सब्सटेंस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद यूज होते हैं हमारे कई वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट्स को क्यों ऐड किया जाता है, ताकि डिस्पर्स कर सके हम सॉलिड्स को अपने कंटिन्यूस लिक्विड फेज में। हमारा जो लिक्विड फेज है उसमें हमारे सॉलिड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं वेटिंग एजेंट्स। उसके बाद हम ऐड करते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, ताकि ड्रग पार्टिकल्स फ्लॉक हो सके, ठीक है। थिकनर्स ऐड करते हैं ताकि आपके सस्पेंशन की विस्कोसिटी बढ़ सके। बफर्स ऐड करते हैं यानी कि पीएच एडजस्टिंग एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि आपका सस्पेंशन जो है डिजायर्ड पीएच पे स्टेबल रहे। ऑस्मोटिक एजेंट्स हम ऐड करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करेंगे आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम ऐड करते हैं कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स को ऐड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को जैसा कलर चाहिए वैसा कलर दे सके और उसकी एलिगेंस, अट्रैक्टिवनेस और बढ़ा सके। उसके बाद हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स ताकि आपकी प्रिपरेशन की शेल्फ लाइफ बढ़ सके, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसके लिए हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स। एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो फाइनल सस्पेंशन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में हम यूज करते हैं। कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स के यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, सारे के तो यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स के हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। एल्जीनेट्स यूज होते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा यूज होता है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज यूज होता है, सीएमसी यूज होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यूज होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज होता है, अकेशिया यूज होता है, ट्रैगरखंड, ज़ैंथन गम, बेंटोनाइट, कार्बोमर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के जो कि सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन में यूज होते हैं। बात करते हैं हम वेटिंग एजेंट्स से, जो अभी हमने पीछे देखा। वेटिंग एजेंट्स को हम यूज करते हैं ताकि सॉलिड्स को डिस्पर्स कर सके इजीली सस्पेंशन में।
वेटिंग एजेंट्स में हम यूज़ करते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की HLB वैल्यू होती है 7 से 10 के बीच में, तो ये बेस्ट वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर हम हाई HLB सर्फेक्टेंट्स को लेंगे तो वो फोमिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। फोमिंग एजेंट मतलब झाग बनने लगेगा आपके सस्पेंशन में। तो ऐसे सर्फेक्टेंट्स जिनकी HLB वैल्यू 7 to 10 के बीच में होती है वो यूज़ करते हैं। अगर हम हाई HLB वैल्यू वाली सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं तो उसका कंसनट्रेशन 0.5 से भी कम यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो फोम प्रोड्यूस करने लगते हैं। अगर हम सर्फेक्टेंट का हाई अमाउंट यूज़ करेंगे तो हमारी जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूबलाइज हो जाएगा, सस्पेंडेड नहीं रहेगा, सॉल्यूबलाइज हो जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। हम जनरली जो है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को यूज़ करते हैं, आयनिक सर्फेक्टेंट्स को हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते हैं किसके साथ, हमारे एक्सिपिएंट्स के साथ, और जिसकी वजह से बार बार पीएच में चेंज आता है। और अगर आपके प्रिपरेशन के पीएच में बार बार चेंज आएगा तो इनस्टेबिलिटी शो होती है, आपका सस्पेंशन शेल्फ लाइफ तक नहीं चल पाता, पहले ही खराब हो जाता है। तो याद रखना, वेटिंग एजेंट कौन सी यूज़ करते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स वेटिंग एजेंट ही यूज़ करते हैं जिनकी HLB वैल्यू 7 से 10 के बीच में होती है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट्स को ही पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा। सर्फेक्टेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, आपके ड्रग पार्टिकल्स और लिक्विड के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है, ये आपका ड्रग पार्टिकल है, ये बाहर लिक्विड है, इसके बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम कर देते हैं सर्फेक्टेंट, इसलिए सर्फेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयनिक सर्फेक्टेंट्स को बहुत कम या बहुत रेयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है उन कंडीशंस पे। अब सर्फेक्टेंट्स यूज़ करने भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब वो सर्फेक्टेंट्स है इसलिए कई बार वो फोमिंग टेंडेंसी शो करते हैं, इसके लिए हम उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम उसको ओरल सस्पेंशंस में यूज़ करते हैं तो वो बहुत बिटर होते हैं टेस्ट में, इसीलिए हमें सिलेक्टिव सर्फेक्टेंट्स को ही यूज़ करना पड़ता है। कुछ सर्फेक्टेंट्स जैसे कि पॉलीसॉर्बेट 80 हो गया, ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, आपके प्रिजर्वेटिव्स के साथ ही इंटरेक्ट करने लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में मिथाइल पैराबिन को यूज़ करते हो और पॉलीसॉर्बेट 80 को साथ में यूज़ करते हो तो ये आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं और इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको सर्फेक्टेंट यूज़ तो करना ही है, लेकिन आपको डिसाइड करना है, चूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन को देख के कि आपको सर्फेक्टेंट कौन सा यूज़ करना है, फिर उसके साथ प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज़ करना है। सर्फेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर लेंगे, हमारा सस्पेंशन बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो जब भी कोई फार्मूला डिज़ाइन किया जाता है तो सारे एक्सिपिएंट्स, ड्रग, इन सब की कंपैटिबिलिटी आपस में देखी जाती है, तभी जाके कोई भी फार्मूला डिज़ाइन हो पाता है। जैसे कि पॉलीसॉर्बेट 80 की हम बात कर रहे थे कि पॉलीसॉर्बेट 80 को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके रिएक्टिविटी के कारण भी। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। पहला तो ये नॉन आयनिक है, तो ये हमारे मीडियम का पीएच चेंज नहीं करता, ये कोई टॉक्सिसिटी भी शो नहीं करता, इंटरनल यूज़ के लिए सेफ है, फोमिंग भी ज़्यादा नहीं करता, इसकी फोमिंग टेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन इसका कंसनट्रेशन हमें 0.5% से कम यूज़ करना पड़ता है। ये बहुत सारे एक्सीपिएंट्स के साथ कंपैटिबल है, इसीलिए पॉलीसॉर्बेट 80 को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स की। हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स क्या करते हैं, अगर आपका ड्रग पार्टिकल जो है हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, तो उसकी जो कोटिंग हमें करनी होती है वो कम करती है हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड से। हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड क्या करते हैं, आपके हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स को कोट कर लेते हैं। अब ये एक लेयर भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा लेयर भी बनाते हैं, ठीक है। अब कोटिंग करके क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक बना देते हैं ड्रग पार्टिकल को, जिसकी वजह से वो इजीली वेट हो पाता है। पहले वेटिंग में दिक्कत आ रही थी, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक ड्रग थी। हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स हमने डाले तो उसके ऊपर कोटिंग बन गई, कोटिंग बन गई तो वो हाइड्रोफिलिक हो गया, जिसकी वजह से वेटिंग जो है इजीली हो गई। अब इसकी वजह से क्या होता है, डीफ्लोक्यूलेशन हो पाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कई तरह की गम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अकेशिया, ट्रैगाकंथ, एल्जीनेट, गुआर गम, पैक्टिन, जिलेटिन, वूल फैट, एग योक, पेंटोनाइट, वी गम, मिथाइल सेल्यूलोज, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स के, जिसे कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशंस। नेक्स्ट है हमारा बफर्स। बफर्स आप सबको पता ही होगा क्या होता है। बफर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेजिस्ट करते हैं
चेंज इन पीएच, मतलब अगर आपने एक बार कोई पीएच सेट कर दिया अपने प्रिपरेशन का और उसमें बफरिंग एजेंट्स ऐड कर दिए तो उसका पीएच बार बार चेंज नहीं होगा। बफर क्या करते हैं, पीएच को बार बार चेंज होने से रोकते हैं। तो अगर हमने कोई सस्पेंशन बना दिया, उसका पीएच हमने डिसाइड कर दिया, तो उसका पीएच बार बार चेंज ना हो इसके लिए हम उसमें क्या एजेंट करते हैं, बफर्स ऐड करते हैं। तो बफर्स क्या हो गए, ऐसे मटेरियल्स हो गए जिसको कि हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में ताकि उसमें बार बार पीएच में चेंजेस नहीं आए। ठीक है, सस्पेंशन का जनरली जो पीएच होता है वो 7 से 9.5 के बीच में होता है, या फिर 7.4 से 8.4 जो है प्रेफरेबल पीएच होता है। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम कई तरह के बफर्स को ऐड करते हैं सस्पेंशंस में। ज़्यादातर जो बफर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स, जैसे कि कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं, सिट्रेट्स को यूज़ करते हैं, ग्लूकोनेट को यूज़ करते हैं, फॉस्फेट्स को यूज़ करते हैं, टार्ट्रेट्स को यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बफर्स के जिसको कि सस्पेंशन प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड को। ठीक है, अगर आपका पीएच जो है 3.5 से 5 के बीच में आपको रखना है तो आप सिट्रिक एसिड बफर को यूज़ करते हो। अगर आप पेरेंट्रल सस्पेंशन बना रहे हो तो आप एल मिथ्योनाइन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो एज अ बफरिंग एजेंट। अब बफर्स को भी आप सिलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है। अगर आपको पीएच 3.5 से 5 के बीच में रखना है तो आप सिट्रिक एसिड चूज करोगे। पेरेंट्रल सस्पेंशन बना रहे हो तो उसके लिए आप एल मिथ्योनिन को चूज करोगे। उसके बाद आते हैं ऑस्मोटिक एजेंट्स। ठीक है, ऑस्मोटिक एजेंट्स को ऐड क्यों किया जाता है, जब हम सस्पेंशंस को ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए यूज़ करें, इंजेक्टेबल पर्पस के लिए यूज़ करें, तब हम ऑस्मोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक एजेंट्स अगर हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए देखें तो हम यूज़ करते हैं डेक्सट्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल। अगर हम पेरेंटल सस्पेंशन की बात करें तो हम यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डेक्सट्रोज, मैनिटोल, ग्लिसरॉल, डिपेंडिंग ऑन अवर प्रिपरेशन कि हम पेरेंटल बना रहे हैं या ऑप्थेल्मिक बना रहे हैं। आपको ये एग्जांपल्स के नाम याद रखने। प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस हो सके, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, आपका जो सस्पेंशन है, जो भी प्रिपरेशन है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लंबे समय तक चले, तो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कंसनट्रेशन हम इसका यूज़ करते हैं 5 से 10% तक। डायसोडियम एडिटेड यूज़ करते हैं 0.1 कंसनट्रेशन में। बेंजिलकोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड, ब्यूटाइल पैराबेन, सिट्रीमाइड, क्लोरोब्यूटेनॉल, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट, सॉर्बिक एसिड, मिथाइल पैराबेन। इनमें से ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से नाम प्रिजर्वेटिव के हैं। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे अलग अलग चीज़ों के, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है सस्पेंशन के लिए। कंसंट्रेशन रेंज भी पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको टेबुलेटेड फॉर्म में देती हूँ ताकि आप उसको थॉरोली पढ़ सको। प्रिजर्वेटिव्स के बाद ऐड किए जाते हैं फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट्स। फ्लेवर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो भी अनप्लीजेंट टेस्ट है आपके प्रिपरेशन का वो दूर हो सके। कलरिंग एजेंट्स यूज़ किया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एलिगेंट बन सके, अच्छी बन सके। जब फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट आप ऐड करते हो तो पेशेंट एक्सेप्टेंस, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है, पेशेंट खुद आपका प्रोडक्ट पसंद करने लगता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स की जिनको कि सस्पेंशन प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जिंजर। आप कॉमन एग्जांपल याद रख सकते हो, जिंजर हो गया, थाइम ऑयल हो गया, ग्लिसराइन हो गया, हनी हो गया, वनीला हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, फेनल ऑयल हो गया, कोकोआ सिरप हो गया, चेरी सिरप हो गया। इसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसमें आपने पहले फ्लेवरिंग एजेंट की तरह सुने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका कलरिंग एजेंट। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर एलिगेंट, अपने प्रोडक्ट को और एलिगेंट बनाने के लिए। तो कलर हमें मिलते हैं नेचुरल सोर्स से भी मिल सकते हैं, सिंथेटिक सोर्स से भी मिल सकते हैं। नेचुरल कलर्स मिलते हैं हमें मिनरल से, प्लांट से, एनिमल से। सिंथेटिक कलर हमें खुद लैब में सिंथेसाइज करने पड़ते हैं तो उनको हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कलरिंग एजेंट्स के जिसको भी यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है तो वाइट कलर मिलता है, ब्रिलियंट ब्लू से ब्लू, इंडिगो कार्माइन से ब्लू, एमरल्ड से हमें रेड कलर मिलता है। तो ये कुछ कलरिंग एजेंट्स के एग्जांपल हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशंस, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़, हम कलरिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं फॉर आवर प्रिपरेशन।
फिर हम ऐड करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। अगर आपकी ड्रग्स जो हैं वो बिटर टेस्ट की हैं तो उसका टेस्ट मास्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स को, जैसे कि शुगर्स को यूज़ करते हैं। शुगर्स में भी कई तरह की शुगर, जैसे कि ज़ाइलोस हो गया, राइबोस हो गया, ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, ये सब हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजनेटेड ग्लूकोज सिरप हम यूज़ करते हैं। शुगर अल्कोहल्स हम यूज़ करते हैं, सॉर्बिटोल हो गया, ज़ाइलेटोल हो गया, मैनिटोल हो गया, ग्लिसरीन हो गया। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च को भी हम यूज़ करते हैं, कॉर्न सिरप को यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं, सोडियम साइक्लामेट को यूज़ करते हैं, सोडियम सैकरिन, एस्पार्टेम, अमोनियम ग्लिसरहाइजिनेट। ये कुछ स्वीटनिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं जिनको कि हम सस्पेंशन की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। अब अगर हम जो बल्क स्वीटनर यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम स्वीटनर यूज़ करते हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूज़ करते हैं, लगभग 15 to 70% टोटल वेट जो है हमारे सस्पेंशन का, उसका जो है अमाउंट स्वीटनर का ही रहता है, 15 to 70% ऑफ टोटल वेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, लेकिन ये जो कंसनट्रेशन है स्वीटनर्स का, ये डिपेंड करता है दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी, जैसे कि एल्जीनेट। अगर आपने किसी प्रिपरेशन में एल्जीनेट यूज़ किया है तो स्वीटनर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्जीनेट्स जो हैं थिकनिंग इफेक्ट देते हैं आपकी प्रिपरेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी प्रिपरेशन में एल्जीनेट है और आप स्वीटनिंग एजेंट को सॉर्बिटॉल यूज़ कर रहे हो, तो वो सॉर्बिटॉल आप 35 to 55% ही यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 45% यूज़ किया जाता है टोटल सस्पेंशन का। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी बहुत बढ़ती जाती है, आपका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसके अलावा और कौन से स्वीटनर्स आप यूज़ करते हो? हाइड्रोजिनेटेड ग्लूकोज सिरप को यूज़ करते हो तो आप कंसेंट्रेशन देते हो 55 to 70%। तब एल्जीनेट प्रेजेंट नहीं होता, एल्जीनेट एब्सेंट होता है। अगर एल्जीनेट प्रेजेंट होगा तो क्वांटिटी कम यूज़ करोगे स्वीटनर्स की, एल्जीनेट नहीं होगा तो स्वीटनर्स की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। कई बार स्वीटनर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉर्बिटोल और हाइड्रोजिनेटेड ग्लूकोज सिरप का कॉम्बिनेशन चूज़ किया जाता है, सुक्रोज और सॉर्बिटोल का कॉम्बिनेशन चूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है। कुछ टेस्ट मास्किंग कंपोजिशंस को भी ऐड किया जाता है, यानी कि एक स्वीटनिंग एजेंट ले लिया और एक फ्लेवरिंग एजेंट ले लिया, इन दोनों को मिला के एक कंपोजिशन बना दिया जिसको कि टेस्ट मास्किंग कंपोजिशन कहते हैं, और उसको ऐड कर दिया हमारे सस्पेंशंस में। उसके बाद हम ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि ऑक्सीडेशन जो है सस्पेंशंस का रुक सके। ठीक है, तो सूटेबल एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि यूज़ होते हैं वो जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड के डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, इरिथॉर्बिक एसिड हो गया, सोडियम एस्कॉर्बेट हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के जो कि यूज़ होते हैं। इसके अलावा थायोल डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है, थायोग्लिसरॉल, सिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन, सिस्टीन, डाईथायोइरिथ्रिटेओल, डाईथायोइरिट्रोल, ग्लूटाथायोन, ये कुछ एग्जांपल हैं थायोल डेरिवेटिव्स के जिनको कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। टोकोफेरॉल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHT, इनको यूज़ किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके सस्पेंशन में, आपका सस्पेंशन की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। ठीक है, सस्पेंशन जब बन जाते हैं तो उसका कुछ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं, इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है आपके सस्पेंशन की अपीयरेंस, वो जो है होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, गंदा सा ग्रिटी वाला नहीं होना चाहिए। उसका कलर, ओडर, टेस्ट चेक किया जाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किए जाते हैं, जैसे कि पार्टिकल साइज डिटरमाइन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी की जाती है, क्रिस्टल ग्रोथ देखी जाती है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं है। सेडिमेंटेशन रेट चेक किया जाता है, जीटा पोटेंशियल चेक किया जाता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देखा जाता है, रीडिस्पर्सिबिलिटी और सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट किए जाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, पीएच, फीस, थॉ, टेम्परेचर साइक्लिंग टेस्ट किया जाता है, और कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कंटेनर और कैप लाइनर के साथ। तो ये जो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन के कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं, कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं जो कि कैरी आउट किए जाते हैं। That's all for today. Thank you so much.